हेलो हेलो, क्या हालचाल। मॉडर्न फिजिक्स से कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स से कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको करा दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि द वर्क फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस मटेरियल इज द करेंट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहे हैं द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट कैन बी कॉल्ड द फोटोन इमिशन फ्रॉम द सब्सटेंस अप्रॉक्सीमेटली। तो पहले समझिए कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन तो मैंने मान लिया कि ये मान लीजिए कोई मेटल है। ये क्या है? कोई मेटल है, ठीक है। ये कोई मेटल है। इस मेटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इस मेटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने क्या किया, इस मेटल पर मान लीजिए आपने कोई लाइट डाला, एनर्जी डाला, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने में क्या होता है? तुरंत ही ऑब्जर्व करने में तुरंत इस मेटल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे इस एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद। तो वर्क फंक्शन होता है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से बाहर जाना है, मेटल सरफेस से बाहर जाना है, तो वह मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए जो कि इस मेटल क्या करिए? पेमेंट करे। मतलब वह मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ इस मेटल सरफेस से निकलना है तो वह मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन को निकलना हो तो इस मेटल सरफेस को क्या करे? पेमेंट करे, तभी बाहर निकलेगा। तो उस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। इस मेटल का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से बाहर जाना है तो वह मिनिमम एनर्जी जो इस वर्क फंक्शन को या मतलब इस मेटल को क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी बाहर निकलने के लिए। उसी एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। जो वर्क फंक्शन होता है मेटल का, वो ध्यान देखिएगा, वो होता है आपका वर्क फंक्शन WF से रिप्रेजेंट करते हैं या वर्क फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, ठीक है। दोनों बात देखिए, या तो आप एफ लिखिए या फाई लिखिए। इसका वैल्यू होता है h इंटू न्यू। क्या होता है? h इंटू न्यू। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, और भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन के पास, तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस सरफेस से बाहर निकल पाएगा। ऐसे को हम लिखते हैं HC डिवाइड बाई लेमडा थ्रेशोल्ड। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर जो लेमडा थ्रेशोल्ड होता है मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो इतना मैक्सिमम वेवलेंथ होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो जो वर्क फंक्शन का, चूंकि इन्होंने पूछा वेवलेंथ, क्या पूछा है? वेवलेंथ। हम इसको फार्मूला को लास्ट वाले से कंपेरिजन करेंगे तो वो जो वर्क फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका HC डिवाइड बाई लेमडा थ्रेशोल्ड। लेमडा थ्रेशोल्ड को मान लिया लेमडा नॉट, ठीक है। बताना जरा, ये वर्क फंक्शन इस पूरे वैल्यू को हम लिख रहे हैं 1242। क्या लिख रहे हैं? 1242, ठीक है। एच की वैल्यू होती है 6.64 10 to the minus 34। सी की वैल्यू होता है 3 10 to the power 8। इस पूरे वैल्यू को लिखा मैंने 1242 डिवाइड बाई लेमडा नॉट, लेमडा थ्रेशोल्ड। ये जो पूरी आपकी एनर्जी आती है, ये आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जो लेमडा आएगा, ये आएगा लेमडा किस में? नैनोमीटर में। ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला होता है। ये जो लेमडा आएगा, वेवलेंथ आएगा, ये नैनोमीटर में आएगा। कब? जब हम इसकी वैल्यू को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे, वो लिखेंगे 1242। तो जो वेवलेंथ आएगा किस में आएगा? नैनोमीटर में। इन्होंने दिया हुआ जो वर्क फंक्शन है वो किस में है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, बराबर आ जाएगा 1242। 1242 ये भी किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जो वेवलेंथ आएगा वो जाएगा किस में? नैनोमीटर में। किस में आ जाएगा? नैनोमीटर में, ठीक है। 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जो वेवलेंथ आएगा इस उसका लाइट का, वो किस में आएगा? नैनोमीटर में। बताओ, ये कट जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से जो आ जाएगा आपका वेवलेंथ है, वो भी कौन सा? थ्रेशोल्ड वाला मैक्सिमम वेवलेंथ, वो आ जाएगा आपका 1242 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 310 नैनोमीटर। किस में आ जाएगा? ये नैनोमीटर। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट याद रखिएगा। जो वर्क फंक्शन होता है HC बाई लेमडा थ्रेशोल्ड 1242, जिसमें लेमडा आएगा नैनोमीटर में, 1242 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो वेवलेंथ आ जाएगा किसमें आ जाएगा? वो नैनोमीटर में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 4 पार्ट, ठीक है। तो इसका सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक सवाल है ये। नेक्स्ट, ठीक है। सेकंड कर, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड from the rest to the same energy, the de Broglie wavelength of the lambda proton and the lambda alpha particle। de Broglie wavelength, तो एक चीज समझना, de Broglie साहब ने कहा था, de Broglie साहब का जो हाइपोथेसिस था ये था कि अगर एक कोई मान लीजिए मैटर वेव्स है। क्या है? मैटर वेव्स। मैटर वेव्स वो वेव, जब कोई वेव किसी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएट करता है, जब कोई वेव किसी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएट करता है तो उस तरह वो, तो उस पार्टिकल को हम बोलते हैं, उस वेव को बोलते हैं हम मैटर वेव्स। जो मैटर वेव्स का जो स्पीड होता है, जो वेलोसिटी होता है, वो कंपेरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट, मतलब बहुत ही हाई वेलोसिटी होती है। उसी वेव को बोलेंगे मैटर वेव, जिसकी स्पीड बहुत हाई हो, कंपेरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट हो, उस वेव को बोलेंगे लोग, पार्टिकल को बोलेंगे मैटर वेव्स। तो उन्होंने कहा था कि जो अगर पार्टिकल मान लीजिए कोई भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके इक्विवेलेंट जो वेवलेंथ होगा वो होगा आपका लेमडा, de Broglie साहब का हो जाएगा लेमडा de Broglie H अपॉन इस पार्टिकल का मोमेंटम। इस मास के इक्विवेलेंट जो आपका वेवलेंथ होगा वो जाएगा H अपॉन P होता है मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल। इसका जो स्पीड होगा बहुत हाई होता है, कंपेरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट होता है, तभी इसका जो हम वेवलेंथ हम लिख पाएंगे अकॉर्डिंग टू de Broglie साहब, ठीक है।
आपका भी वेवलेंथ निकाला जा सकता है कब, जब आपका स्पीड बहुत हाई हो कंपेरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट हो, तो आपका वेवलेंथ निकाला जा सकता है इस फार्मूला से h/p से। तो कह रहे हैं कि अच्छा p बताओ क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम और एनर्जी में रिलेशन आपको पता है, मोमेंटम बराबर होता है रूट के अंदर 2 मास, ठीक है, इनटू काइनेटिक एनर्जी, या एनर्जी लिख लीजिए, ये होता है आपका एनर्जी और मोमेंटम टर्म्स में। इन्होंने बोला हुआ कि सेम एनर्जी, मतलब दोनों सेम एनर्जी क्या हो रहे हैं, रेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बताओ जरा, हम लिख रहे चल रहे हैं वेवलेंथ किसका बोला इन्होंने, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन क्या होता है बताना, प्रोटॉन को हम लिखते हैं 1h1, क्या लिखते हैं 1h1 को लिखते हैं प्रोटॉन। इसका जो मास जाएगा बताओ, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, ये एटॉमिक नंबर होता है, ये आपका मास नंबर होता है। यहाँ से जो मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर, ठीक है। अच्छा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल वो होता है 2he4, क्या होता है 2he4 होता है। इसमें बताओ इसमें कितना मास है अल्फा पार्टिकल का, 4 × e। यहाँ से जो आ जाएगा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो आ जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है, इंटू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है यहाँ से लिख सकते हो, जो अल्फा पार्टिकल का जो मास आ जाएगा, अल्फा पार्टिकल का जो मास आ जाएगा हो जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। भैया मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, इलेक्ट्रॉन के बराबर था। यहाँ बताओ इलेक्ट्रॉन की जगह लिख दीजिए m प्रोटॉन, तो जो मास आ जाएगा अल्फा पार्टिकल का वो 4 टाइम्स हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन का। और प्रोटॉन मतलब 1h1, अल्फा पार्टिकल 2he4, ये होता है आपका मास नंबर, ठीक है। तो आप सीधे सीधे बताओ यहाँ से लिख सकते हो, एनर्जी सेम है, h सेम होता है, तो यहाँ से बताओ जो आपका लेमडा आ जाएगा, लेमडा किसका, लेमडा आ जाएगा आपका प्रोटॉन का, वो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो h/, ठीक है, रूट के अंदर 2 × m प्रोटॉन, 2 × m प्रोटॉन इंटू हो जाएगा आपका एनर्जी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसका, प्रोटॉन का। ऐसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखकर चल रहे हैं अल्फा पार्टिकल का। तो यहाँ बताओ जो लेमडा आ जाएगा अल्फा पार्टिकल का, सेम वही चीज़ लिखोगे आप, h/ रूट के अंदर 2 मास बताओ कितना था अल्फा पार्टिकल का, 4 × मास ऑफ प्रोटॉन। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 4 × मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एनर्जी, दोनों को सेम एनर्जी से क्या कर रहे हैं, एक्सकलेट कर रहे हैं, तो एनर्जी तो बराबर होगी। इन दोनों का कर दिया डिवाइड, हमसे रेशियो पूछे हुए हैं, दोनों का कर दिया डिवाइड, तो लेमडा हो जाएगा किसका, प्रोटॉन का, और लेमडा हो जाएगा आपका अल्फा पार्टिकल का। जरा बताना h कट जाएगा, ठीक है, ये सारी वैल्यू कट जाएगी, ये 4 था सब कट जाएगा, तो 4 ऊपर चला जाएगा, ये तो 4 रूट के अंदर चला जाएगा ऊपर, डिवाइड बाई 1, इसको लिख सकते हो 2:1। तो जो आ जाएगा रेशियो लेमडा प्रोटॉन का और लेमडा अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा 2:1। मतलब ये है कि प्रोटॉन का रेशियो मतलब जो वेवलेंथ होगा और अल्फा पार्टिकल जो वेवलेंथ होगा उसका जो रेशियो होगा 2:1 होगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन 2:1, ठीक है। तो डी ब्रॉगली साहब हाइपोथेसिस था ये कि अगर कोई वेव किसी मूविंग पार्टिकल से एसोसिएट कर रहा है, उस वेव को बोलते हैं मैटर वेव्स। जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव करता है, स्पीड से मूव करता है, स्पीड बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट, तब उसका वेवलेंथ हम लिखते हैं h/p, डी ब्रॉगली साहब के नियम के हाइपोथेसिस के अनुसार। ये वाला क्वेश्चन किसका था, मैटर वेव्स का था, पिछला वाला क्वेश्चन मैटर वेव्स का। थर्ड वाला ये बढ़िया सवाल है, ये फोटो इलेक्ट्रिक का सवाल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ nx वेलोसिटी, कर रहे हैं कि v0 i कैप, कर रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना। ये मान लीजिए आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये मान लीजिए इसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है, ये इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया, ठीक है। इसका इन्होंने वेलोसिटी दिया हुआ है, वो दिया है x एक्सिस के अलॉन्ग, कितना दिया v0 i कैप, x एक्सिस के अलॉन्ग इसका वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, निगेटिव x एक्सिस में है। इस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने रख दिया हुआ निगेटिव x एक्सिस के प्रेजेंट में, उसका वैल्यू दिया हुआ E0 माइनस का i कैप, ठीक है। निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इस इलेक्ट्रॉन को आपने रख दिया है, ठीक है। अब जरा बताना, इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस, तो अगर चार्ज मतलब चार्ज माइनस है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस रख दिया है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये चार्ज इस पर नेगेटिव होता है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। कब, जब चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मतलब राइट साइड। बताओ ये जो Fe आया है, ये Fe क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को लगातार बढ़ाएगा, ठीक है। कह रहे हैं कि t/0 पर, कह रहे हैं कि इफ द लैम्डा नॉट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनिशियली, मतलब जब वेलोसिटी v0 था तो उस समय जो इसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ था कितना था, लैम्डा नॉट था। बताओ जो लैम्डा नॉट हो जाएगा, बताओ जरा दोस्तों, हो जाएगा h/p, ठीक। अच्छा h तो कांस्टेंट होता है, तो h/p, p होता है m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी v0 इनिशियल, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी v0 था तभी तो इसका वेवलेंथ लैम्डा नॉट था। हमसे कह रहे हैं कि किसी t पर उसका वेवलेंथ बता दीजिए, किसी t पर वेवलेंथ बता दीजिए। तो मैंने मान लिया कि t पर जो वेवलेंथ हो जाएगा वो लैम्डा t मान लो आप, कितना मान लो आप, लैम्डा t। किसी t पर जो वेवलेंथ आ गया लैम्डा t वो हो जाएगा h, और मोमेंटम मान लीजिए t पर pt हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हो h/
मास इंटू वेलोसिटी एट टाइम टी, वेलोसिटी एट टाइम टी, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो आप लगा दीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो फोर्स कौन सा लग रहा है, एफ ई जो फोर्स है इसको क्या करेगा, एक्सेलरेट कराएगा, इसकी वेलोसिटी को लगातार बढ़ाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एफ की वैल्यू होगा वही इस मास चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएगा। एफ की वैल्यू होता है ई इंटू कैपिटल ई बराबर हो जाएगा एम इंटू ए, तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आ जाएगा तो ई कैपिटल ई डिवाइड बाई एम, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इस चार्ज का। इस एक्सेलरेशन को उठा के रख दीजिए, तो जो वेलोसिटी आ जाएगा u बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, तो ये हो जाएगा v नॉट, ठीक है। एक्सेलरेट कर रहा है तो पॉजिटिव होगा बीच में साइन, ठीक है। एक्सेलरेशन बताओ e कैपिटल E डिवाइड बाई m इंटू टाइम t, ये हो जाएगा वेलोसिटी इस चार्ज का एट जनरल टाइम t बराबर t पर। इस वेलोसिटी को आप इसमें रख दीजिए उठाकर, तो बताओ यहाँ से जो आ जाएगा लेमडा किसी जनरल टाइम t पर h अपॉन, ठीक है, मास, ठीक है, इंटू वेलोसिटी, ठीक है, प्लस, ठीक, यहाँ से हो जाएगा ई कैपिटल ई, ठीक, एम इंटू टाइम टी, ठीक है। इसमें से आप वी नॉट को कॉमन कर लो, क्या कर लो, वी नॉट को कॉमन कर लो, क्योंकि हमको जो आंसर दिए हैं वो लेमडा टर्म्स में दिए हैं, तो इसमें से आप वी नॉट को कॉमन करेंगे तो बताओ जो आ जाएगा लेमडा एट जनरल टाइम टी वो आ जाएगा एच अपॉन एम इंटू वी नॉट, ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर बताओ 1/1 प्लस ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई एम इंटू वी नॉट इंटू टाइम टी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जरा बताओ ये जो है आपका ये वाला टर्म बताओ क्या आपका इनिशियल वेवलेंथ है, लेमडा नॉट, देख लो ये वाला जो टर्म है वो h अपॉन एम वी नॉट इनिशियल वेवलेंथ, तो आप इसके जगह पर ले सकते हैं लेमडा नॉट, तो जो आ जाएगा आपका फाइनल लेमडा एट टाइम टी वो आ जाएगा लेमडा नॉट, ठीक है, 1 अपॉन, अब बताओ नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस ई कैपिटल ई डिवाइड बाई एम वी नॉट इंटू टी, तो आप यहाँ से लिख सकते हो 1 प्लस, ठीक है, ई कैपिटल ई डिवाइड बाई एम इंटू वी नॉट इंटू टाइम टी, ये हो जाएगा उसका जनरल वेवलेंथ उस इलेक्ट्रॉन का एट जनरल टाइम लेमडा नॉट 1 अपॉन 1 प्लस ई कैपिटल ई डिवाइड बाई एम वी नॉट इंटू टाइम टी, ये हो जाएगा उस मास चार्ज पार्टिकल का वेवलेंथ। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको यही फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अब इन्होंने इनिशियल दिया हुआ है वेलोसिटी, इनिशियल वेवलेंथ दिया हुआ है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है, टाइम टी पर पूछ दिया तो पहले हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, जनरल टाइम टी, फिर एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, ये आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। अच्छा सवाल था ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों का मिक्स कॉन्सेप्ट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द न्यूट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन कह रहे हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एट द टेम्परेचर टी केल्विन एंड द मास एम। फिर वही चीज़ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखना है तो लेमडा डी ब्रॉगली, लेमडा डी ई बराबर क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, ठीक है, एच अपॉन पी। अब पी बराबर बताओ मोमेंटम, आप लिखो चाहो इसको एनर्जी टर्म्स में तो 2 मास इंटू एनर्जी, ये हो जाएगा, ठीक है। और बताया है आपको अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसका पास टेम्परेचर टी है तो उसका जो एनर्जी होता है वो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, होता है एनर्जी 3/2 के इंटू टी। थर्मोडायनेमिक्स में या के टी जी में आपने पढ़ा होगा, जो एनर्जी होता है 3/2 के इंटू टी, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी होता है उस पार्टिकल का टेम्परेचर। तो आप इस एनर्जी को यहाँ रख दीजिए, तो जहाँ से जो लेमडा डी ब्रॉगली आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा h अपॉन रूट के अंदर 2 इंटू मास m इंटू बताओ जरा एनर्जी जगह लिखते 3/2 के टी, कितना लगेंगे 3 इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं 3/2 इंटू के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर 2 से 2 कट जाएगा। तो बताओ यहाँ से जो लेमडा डी ब्रॉगली आ जाएगा उस न्यूट्रॉन का हो जाएगा h अपॉन रूट के अंदर 3m इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इंटू टेम्परेचर t, ये हो जाएगा उस न्यूट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ ये फार्मूला लिखना है, ठीक है। एक सवाल आना है बेटर वेब से, ध्यान रखिएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर एक सवाल आएगा, यही पूछा गया 17वां सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि फोटॉन विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अच्छा सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक का सवाल है, बच्चों बहुत अच्छा सवाल है ये। कह रहे हैं कि फोटॉन जो है विथ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट ऑन द कैथोड सी, कह रहे हैं इन द फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सेल, कह रहे हैं मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटोन इज द 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कह रहे हैं व्हेन द फोटोन ऑफ द एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन सी, कह रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बतानी है। एक चीज़ समझना थोड़ा सा, हम मान लें ये कोई मान लीजिए आप कैथोड है, क्या है कोई सरफेस है कैथोड है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई सरफेस है जिसे हम बोलेंगे एनोड है, ये क्या है आपका एनोड है, मान लो आप एनोड है ये, ठीक है, मान लीजिए कि ये एनोड है आपका, ये आपका कैथोड है ये, ठीक है, ये आपका कैथोड है।
तो चूंकि इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपने मान लीजिए यहाँ से कोई एनर्जी डाला, लाइट डाला, तो यहाँ से कोई वही कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद निकलने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि कह रहे हैं कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटॉन इज द 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताना यहाँ पर हम कहेंगे कि आइंस्टीन साहब का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था, आइंस्टीन साहब का फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन होता है वो होता है E एनर्जी माइनस, ऐसे होता है E माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है, बराबर होता है के ई मैक्स। क्या होता है, के ई मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का। ये कैसे लिखा है इस चीज़ को थोड़ा सा समझा रहे हैं, देखिएगा। ये मान लीजिए कोई मेटल सरफेस है, क्या है, मेटल सरफेस है, ध्यान से देखना, और ये उसका मान लीजिए बैरियर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। आपने मान लीजिए कोई आपने लाइट डाला जिसका जो है एनर्जी एच न्यू है, क्या है, एच न्यू एनर्जी है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस एनर्जी को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करने को बताया था कि कुछ एनर्जी क्या करते हैं, मान लो जो सरफेस इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे है वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद तुरंत क्या करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो जो सरफेस पर रहेंगे तुरंत इस एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे और तुरंत चाहेंगे कि हम जो है सरफेस से बाहर निकल जाएं। बताना जरा, जब बाहर निकलोगे तो मैंने कहा था कि आपको कुछ ना कुछ एनर्जी जो है इस मेटल सरफेस को पेमेंट करनी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को ऑब्जर्व किया, कितनी एनर्जी को, एच न्यू को, क्या किया, एच न्यू एनर्जी को ऑब्जर्व किया, कुछ उसने पेमेंट किया, वर्क फंक्शन बताया था मैंने कि जो वर्क फंक्शन पेमेंट करेंगे बाहर निकलने के लिए, वर्क फंक्शन मतलब इस मेटल को क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी पेमेंट करनी पड़ेगी, कितनी करनी पड़ेगी, तो उस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन के बराबर। फिर जो एनर्जी बचता है उस एनर्जी को लेकर जो है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलता है, इस सरफेस के बाहर निकलता है। उसी एनर्जी हम लिखते हैं यहाँ पर के ई मैक्स। के ई मैक्स मैक्सिमम क्यों लिख रहा है, इसके लिए थोड़ा देख लेना आप। तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पर है ये उनके लिए है ये इक्वेशन। जो इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस में है, बताओ जो इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, यहाँ पर हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, बताओ ये भी इतनी ही एनर्जी ऑब्जर्व की एच न्यू का। लेकिन बताओ जब ये ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर और भी सारे इलेक्ट्रॉन है, ये जब ये ऊपर जाएंगे तो तमाम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। तो जो एनर्जी बचेगा वो के ई मैक्स ना कुछ एनर्जी क्या करेंगे, लॉस कर देंगे। कौन, जो इनर सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन है। सरफेस वाले तुरंत क्या करेंगे, इस एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे और तुरंत पेमेंट करेंगे इस सरफेस को, तुरंत बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो अंदर हैं वो पेमेंट तो करेंगे लेकिन कुछ एनर्जी जो है वो रिपल्सन क्या करेंगे, लॉस कर देंगे। तो उनके लिए जो इक्वेशन होता है, ये सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए है, किसके लिए है, सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए है। ध्यान रखना, ये जो आपका इक्वेशन है आइंस्टीन साहब का, वो सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए है। किसके लिए है, सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए। एक इक्वेशन होता है एच न्यू माइनस एच न्यू थ्रेशोल्ड, क्योंकि यही वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड बराबर होगा, माइनस लिखते हैं लॉस, क्या लिखते हैं, लॉस। और ये जो आपका होता है ये होता है आपका के, क्या होता है, के ई मैक्स ना लिखेंगे क्योंकि मैक्सिमम तो सरफेस वाले को होगा। इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी, कुछ एनर्जी इसकी लॉस हो जाएगी ड्यू टू कोलिजन। अब इसकी आपका है इनर इलेक्ट्रॉन के लिए है, किसके लिए है, इनर इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो दो इक्वेशन लिखते हैं, एक इनर सरफेस के इनर इलेक्ट्रॉन के लिए है, एक सरफेस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर, मान लिया आपने लाइट डाला, एनर्जी को ऑब्जर्व किया, कुछ पेमेंट किया, और जो एनर्जी बचेगा उसको लेकर जाएगा बाहर, ठीक है। के ई मैक्स जो होता है, अच्छा यहाँ से देखना, मान लो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर निकला बाहर, ठीक है, इसके पास जो एनर्जी थी वो कितनी थी, के ई मैक्स, के ई मैक्स। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब होता है कि ये जो आपका हाईएस्ट एनर्जेटिक वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इसको इस एनोड पर जाने से रोक लिए, वेलोसिटी यहाँ जाते जाते मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रोकना है। क्योंकि आपने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब ये है कि इसको आपको रोकना है, मतलब एनोड पर नहीं जाने देना है। मतलब ये है कि अगर एनोड पर नहीं जाने देना, बताओ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस डायरेक्शन में आना चाहिए, ऊपर डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लगाते हैं एक ऐसे लगाते हैं पोटेंशियल, ठीक है, इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक लगाते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। बताओ ये जो टर्मिनल है प्लस है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस से माइनस होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस ऊपर है, बताओ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर बताओ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन में, जो एफ आएगा वो नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, क्योंकि इस पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस रख दिए हो, लेकिन बताओ इस इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, लेकिन इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इस पर चार्ज नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको जो है ये जो हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है इस एनोड पर जाने से रोकना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाता है तो हमारी वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है, उस पोटेंशियल हम लगाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो के ई मैक्स जो होता है यहीं से लिख देते हैं हम लोग ई इंटू वी। ये जो वी होता है ये होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये होता है चार्ज उस इलेक्ट्रॉन का। तो कह रहे हैं कि बताओ जो एनर्जी आपने दिया, मतलब जो लिया वो आया फोटॉन, विथ एनर्जी कितना लेकर आया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लिख लीजिए
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन नहीं पता है तो आप इसको ऐसे रखना, तो वर्क फंक्शन, ठीक है, बराबर ये हो गया। कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला उसके पास जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब के मैक्स की वैल्यू है कितना है 2E इंटू वी, ठीक है। बताओ यहाँ से जो वर्क फंक्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ जाएगा, मतलब जो है सरफेस का जो है जो भी मेटर है उसका जो वर्क फंक्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखना जरा, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब कह रहे हैं कि व्हेन द फोटॉन आर एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब फोटॉन के पास एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कह रहे हैं ऑन द सी, कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच द एनोड, कह रहे हैं इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द एयर रिलेटिव टू सी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए जब इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी आ रही है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर वही एनर्जी लगाइए आप, कितना इलेक्ट्रॉन है एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ लिख लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वर्क फंक्शन अभी निकला था कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा मैक्सिमम वो कितना आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से के मैक्स कितना आ जाएगा, के मैक्स कितना आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा जब जो है जब आप इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी 6, ठीक है, तब उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा कितना हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इस वाले पार्टिकल का हम जो है अगर रोक लिए इस एनोड पर जाने से, तो बाकी बताओ जो इसके जो नीचे वाले होंगे जिसके पास मतलब मिनिमम एनर्जी से कम एनर्जी होगी वो अपने आप रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने हाईएस्ट एनर्जेटिक वाले इलेक्ट्रॉन को रोक लेंगे एनोड पर जाने से, इससे जो कम एनर्जी वाले हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो बताओ जरा अब इसको क्या करिए आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल E इंटू वी के बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो बताओ ये कट जाएगा ई से, यहाँ से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा हो जाएगा 3 वोल्ट, कितना आ जाएगा 3। लेकिन बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल निगेटिव होता है, क्या होता है निगेटिव, क्योंकि रोकने के लिए लगाया गया है ये, इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ जाने के लिए रोकने के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पर हम निगेटिव लिखते हैं, कितना लिखते हैं -3 वोल्ट। तो आपका जो आंसर हो जाएगा -3 वोल्ट। बढ़िया सवाल था, फेज 2 का सवाल है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये करना है कि अगर जो जिस चार्ज के पास जिस इलेक्ट्रॉन पर हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है उसी को रोकना है। अगर उसको रोकना हम सक्षम हो गए, बाकी जो इससे लेस काइनेटिक एनर्जी वाले हैं वो अपने आप रुक जाएंगे। उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा ये आपका के मैक्स, जो सीधे बराबर कर दीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू चार्ज के बराबर। कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, कह रहे हैं फोटॉन हैव द सेम एनर्जी E, कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द इवैल्यूएबल वेवलेंथ एसोसिएट विद देम। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, बताओ कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, इसका मास m है, क्या है, इसका मास m है। तो कह रहे हैं कि बताओ इसका जो काइनेटिक मतलब एनर्जी दिया, कह रहे हैं एनर्जी से मतलब इसके पास जो एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा E, हो जाएगा आपका हाफ, या ऐसे कर सकते हैं, मतलब इससे जो एसोसिएट जो वेवलेंथ होगा वो कितना होगा, तो वही लैम्डा डी ब्रोगली लगाओगे आप, ठीक है, कितना हो जाएगा H/P, H/P हो जाएगा। अब P क्या होता है, मोमेंटम। अब मोमेंटम बताया आपको, जो मोमेंटम और एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका 2m × E, ये हो जाएगा आपका। ये किसके लिए लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए। सेम ऐसे कर रहे हैं कि फोटॉन के लिए, तो फोटॉन का जो वेवलेंथ होता है, तो फोटॉन का वेवलेंथ ऐसे लिखते हो, जो उसके पास एनर्जी होता है E, वो होता है hc डिवाइड बाई लेमडा। ये जो लेमडा होता है किसका होता है, फोटॉन का होता है, ठीक है। ये जो लेमडा है मैंने लिखा है, किसके लिए लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है। और ये जहाँ पर लेमडा लिखोगे आप, लेमडा यहाँ से, वो लेमडा किसके लिए लिखोगे आप, फोटॉन के लिए। फोटॉन क्या है, फोटॉन एक एनर्जी का पैकेट है, फोटॉन एक एनर्जी का पैकेट है जिसे बोलते हैं हम लोग, फोटॉन मतलब एक पैकेट ऑफ एनर्जी, उसे बोलेंगे फोटॉन। तो ये फोटॉन का वेवलेंथ है, ये दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं, बताओ डिवाइड कर दो जरा यार। तो लेमडा किसका, इलेक्ट्रॉन का, लेमडा फोटॉन का, डिवाइड कर दीजिए H डिवाइड बाई रूट के अंदर 2m × E, ठीक है, रूट के अंदर सब है ये, डिवाइड बाई HC डिवाइड बाई हो जाएगा आपका E, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, बताओ H से कैंसिल हो जाएगा, ये C ये ऊपर चला जाएगा, C नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से ले सकते हैं 1/c × E ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा आपका रूट के अंदर 2m × E, ठीक है। इसको अगर और सही तरीके से लिखोगे तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। इसी को हम और अच्छे से अगर लिखें तो 1/c E डिवाइड बाई 2m पूरे का पावर 1/2, ये हो जाएगा आपका रेशियो फोटॉन का, रेशियो फोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, 1/c E/2m के पूरे का पावर 1/2। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सिंपल, बस यही लिखना है आपको, लैम्डा डी ब्रोगली H/P, P होता है 2m काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये होता है आपका रिलेशन, एनर्जी ये दोनों का सेम एनर्जी है। ये तो आपके इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, फोटॉन के लिए ये होता है
एच सी बाई लेमडा, यहाँ से जो लेमडा जाएगा एच सी बाई, दोनों क्या करें डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो अच्छा सवाल था ये, फेज 1 में पूछा गया सवाल है ये। सेवन नंबर, द वेवलेंथ ऑफ लेमडा ई करें ऑफ इलेक्ट्रॉन लेमडा फोटोन करें आप द सेम एनर्जी ई आर रिलेटेड। देखो सेम एनर्जी इसका भी दिया, सेम वही चीज लिखो। पहले लिखिए आप वेवलेंथ लेमडा इलेक्ट्रॉन का, तो कैसे लिखोगे बताओ, लेमडा इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच अपॉन पी, और ये होता है आपका एच अपॉन रूट के अंदर 2m इंटू एनर्जी, ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो लेमडा ई का स्क्वायर हो जाएगा h अपॉन हो जाएगा 2m इंटू ई, एच का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी एच का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लेमडा किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब लेमडा लिखना है किसका, फोटॉन का। बताओ जरा, प्रोटॉन है, सॉरी फोटॉन नहीं, प्रोटॉन है। ठीक है, अब लिखिए जरा यहाँ पर, फोटॉन है ना, फोटॉन है, तो बताओ लेमडा जो फोटॉन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एच सी डिवाइड बाई ई। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आप इन दोनों क्या करिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। दोनों इक्वेशन क्या करिए, आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो लेमडा ई इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा फोटॉन बराबर क्या हो जाएगा बताओ जरा, एच स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एनर्जी डिवाइड बाई एच सी डिवाइड बाई ई। ठीक है, बताओ ए एनर्जी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एक एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ जरा, ये आपका सी ऊपर चला जाएगा, तो एच सी डिवाइड बाई 2 इंटू एम, क्या बनेगा 2 इंटू एम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो आपका आया रेशियो लेमडा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर का और लेमडा फोटॉन का, वो आ गया आपका एच सी डिवाइड बाई 2 इंटू एम। 2 इंटू एम, बताओ एच कॉन्स्टेंट, सी कॉन्स्टेंट, 2 कॉन्स्टेंट, मास कॉन्स्टेंट, ये पूरी वैल्यू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो लेमडा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर का, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेमडा किसके, फोटॉन का। यहाँ से रिलेशन आ गया ये, तो आपका जो आंसर हो जाएगा लेमडा फोटॉन, ये वाला हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत सवाल में, बस ये चीज़ याद ध्यान रखनी है। मैटर वेव से एक सवाल आना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से एक सवाल आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 8 नंबर, कह रहे हैं व्हेन अ मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लेमडा। ठीक है, कह रहे हैं द स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इफ द सेम सरफेस। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कह रहे हैं कि व्हेन द मेटेलिक सरफेस इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन, कह रहे हैं कि वेवलेंथ लेमडा, तो आप सीधे सीधे डायग्राम बनाइए कि ये मान लीजिए कोई जब का मेटल सरफेस है, ये क्या है, मेटल सरफेस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये आपने यहाँ से क्या करा, एक एनर्जी डाला। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन करके तो देखें जो सरफेस पर है, इसके इक्वेशन लिखोगे आप एच सी डिवाइड, आइंस्टीन साहब का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी डिवाइड बाई लेमडा थ्रेशोल्ड। ठीक है, बराबर लिखते हैं आप के ई मैक्स, क्या लिखते हो, के ई मैक्स, के ई मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और यही के ई मैक्स इसके बराबर होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल ई इंटू वी के बराबर, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने में सक्षम हो गए तो बाकी तो रुक जाए, तो उसी के बराबर हम करते हैं, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को बराबर कर देते हैं। तो ये आपका पहला इक्वेशन है। फिर कह रहे हैं कि अगर वेवलेंथ आपने 2 लेमडा कर दिया, ठीक है, तो कह रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, v/4। सेम वही लगाओ आप यहाँ पर, एच सी डिवाइड बाई 2 लेमडा। ठीक है, ये तो बदलेगा नहीं, क्योंकि अगर मेटल, जब तक मेटल सेम है तब तक आपका वर्क फंक्शन सेम है। अगर मेटल बदल गया तो वर्क फंक्शन बदलेगा, ना था वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो हो जाएगा एच सी डिवाइड बाई लेमडा थ्रेशोल्ड, डिवाइड बाई लेमडा थ्रेशोल्ड बराबर हो जाएगा के ई मैक्स। के ई मैक्स को फिर लिखोगे आप क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर होता है ई। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल उन्होंने बोला हुआ v/4 बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, v/4। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया, क्या बना लिया, 2 बना लिया। अब जरा बताओ, अब यहाँ से क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 में क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 आप 4 से डिवाइड कर देंगे, बताओ जो वैल्यू आ जाएगा, हो जाएगा एच सी डिवाइड बाई 4 लेमडा। कितना आ जाएगा, 4 लेमडा। मैंने इस इक्वेशन में 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया, तो बताओ फिर आ जाएगा माइनस एच सी डिवाइड बाई 4 लेमडा थ्रेशोल्ड। लेमडा थ्रेशोल्ड बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू v/4। क्यों किया अभी बता रहे हैं, ई इंटू v/4। अब बताओ जरा, ई इंटू v/4। ठीक है, ये भी बताओ, ये आपका, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 कर लीजिए। इक्वेशन 2 और 3 को देखिए जरा, e/4 इधर भी है, e/4 इधर भी है, तो अगर ये वाला दोनों साइड आपस में बराबर है तो ये वाला साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 3 दोनों साइड को आपस में क्या कर रहा हूँ मैं, बराबर करने जा रहा हूँ। बताओ जरा, एच सी डिवाइड बाई 2 लेमडा, ठीक है, माइनस एच सी डिवाइड बाई लेमडा थ्रेशोल्ड
बराबर, ये तो हो गया आपका ये वाला साइड। अब ये वाला साइड लिखो आप, एच सी डिवाइड बाई 4 लेमडा माइनस एच सी डिवाइड बाई 4 लेमडा इंटू थ्रेशोल्ड। ठीक है, अब जाता है एच सी सब में कैंसिल कर को, सब में है बराबर कैंसिल हो गया, इसको इधर लेकर उसको उधर लग जाओ, तो 1/2 लेमडा, 1/2 लेमडा माइनस हो जाएगा 1/4 लेमडा बराबर, इसको उधर ले जा रहे हैं पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 लेमडा थ्रेशोल्ड, 1 लेमडा थ्रेशोल्ड, और ये आपका नेगेटिव ऑलरेडी है 1/4 लेमडा थ्रेशोल्ड। ठीक है, 4 लेमडा थ्रेशोल्ड। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखना जरा ध्यान से, इस वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करके लिख रहे हैं। बताओ यहाँ पे एलसीएम कितना बनेगा, 4 लेमडा, कितना बनेगा 4 लेमडा, तो यही लिख लो जरा, एलसीएम कितना बनेगा 4 लेमडा। ठीक है, 4 लेमडा, तो 2 2 4, 2 में से 1 घटा दीजिए तो 2 माइनस हो जाएगा आपका 1, कितना हो जाएगा माइनस इंटू 1। अब यहाँ बताओ जरा, यहाँ पर हो जाएगा 4 लेमडा थ्रेशोल्ड, कितना हो जाएगा 4 लेमडा थ्रेशोल्ड, तो ये लेमडा थ्रेशोल्ड से कट जाएगा, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 माइनस 1। ठीक है, अब 4 से 4 ये भी कैंसिल हो गया, ये 2 में से 1 घटा दोगे तो हो जाएगा 1, तो यहाँ से आप सीधे सीधे इसको यहाँ से लिख रहा हूँ 1 लेमडा, घट जाएगा ये, तो 1 लेमडा बराबर। ठीक है, अब जब बताना 4 में से 1 घटा दो कितना बनेगा 3, तो 3 डिवाइड बाई लेमडा थ्रेशोल्ड। बताओ इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने बताओ जो लेमडा थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 लेमडा बराबर आ जाएगी, जो लेमडा थ्रेशोल्ड की वैल्यू आ जाएगी तो 3 लेमडा के बराबर आ जाएगी। हमसे यही लेमडा थ्रेशोल्ड उस सरफेस का पूछे हैं, तो बताओ उस मेटल सरफेस का जो लेमडा थ्रेशोल्ड मतलब मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो कितना होना चाहिए, तो उस मेटल सरफेस का जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो कितना होना चाहिए, 3 लेमडा के बराबर होना चाहिए। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 4। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है, बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट 9 नंबर, करें व्हेन द लाइट, करें आप द फ्रीक्वेंसी 2 म्यू नॉट। ठीक है, करें कि वेयर म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सरफेस का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यदि म्यू नॉट, जो लाइट आपने डाला है उसका जो फ्रीक्वेंसी है 2 म्यू नॉट है। ठीक है, करें इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड v1। तो आप इसके लिए पहले आप इक्वेशन देखो आइंस्टीन साहब का, बताओ जरा, मैंने मान लिया कि ये कोई मेटल है, ये क्या है, कोई मेटल है। ठीक है, और आपने मान लीजिए जो लाइट डाला उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है 2 इंटू म्यू नॉट, जो आपने लाइट डाला उसका जो फ्रीक्वेंसी है 2 इंटू म्यू नॉट, और जो मेटल सरफेस है इस मेटल सरफेस का जो फ्रीक्वेंसी में बोला हुआ थ्रेशोल्ड वो है म्यू नॉट। बताओ इलेक्ट्रॉन जो सरफेस वाले हैं उन्हीं का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने तुरंत बाहर निकलेंगे। तो कह रहे हैं कि जब बाहर निकले तो मान लिया कि इन्होंने बोला हुआ कि जो वेलोसिटी से निकले मैक्सिमम वो इन्होंने v1 बोला हुआ है। तो इक्वेशन लिखिए जरा, इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी आई, कितनी आई, h इंटू 2 इंटू म्यू नॉट, इतना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ऑब्जॉर्व किया, क्या किया, ऑब्जॉर्व किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने इतना एनर्जी ऑब्जॉर्व किया, कुछ एनर्जी पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, इस मेटल सरफेस को। कितना करता है, वर्क फंक्शन के बराबर, वर्क फंक्शन होता है h इंटू म्यू थ्रेशोल्ड, जो कि म्यू थ्रेशोल्ड में दिया गया कितना, म्यू नॉट। ठीक है, अब जो एनर्जी बचेगा उस एनर्जी को लेकर ये बाहर निकलेगा, तो बताइए जरा, वही एनर्जी हो जाएगा आपका हाफ m इंटू v1 का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में लेकर बाहर निकलता है। ये हो जाएगा पहले के लिए। फिर कह रहे हैं व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन या लाइट इंक्रीजेज 5 v0, जो आपका रेडिएशन एनर्जी डाला हुआ है उसको उन्होंने फ्रीक्वेंसी कितना कर दिया, 5 कर दिया। सेम वही क्वेश्चन लिखोगे कि 5h इंटू 5 म्यू नॉट, इतना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व किया, पेमेंट कितना किया, थ्रेशोल्ड के बराबर, h इंटू म्यू नॉट के बराबर। जो एनर्जी बचेगा उस एनर्जी को लेकर ये बाहर निकलेगा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में 1/2, वो हो जाएगा आपका m इंटू v2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 1 लिखिए। अब जब बताओ ये आपका घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, h म्यू नॉट, यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका h इंटू म्यू नॉट, घट जाएगा ये, 2 में से 1 घटा दो, बराबर हो जाएगा आपका 1/2 m इंटू v1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है, इससे देखो जरा, ये 5 म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट है, घट जाएगा, कितना बनेगा 4 म्यू नॉट, 4h म्यू नॉट, 4h म्यू नॉट। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/2 m इंटू v2 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। हमसे रेशियो पूछे हैं वेलोसिटी का, इक्वेशन 1 और 2 क्या कर दीजिए, आपस में डिवाइड कर दीजिए। बताओ जरा, h म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा आपका 1/4, क्या बनेगा 1/4, क्योंकि h म्यू नॉट इसमें भी है, h म्यू नॉट इसमें भी, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 1/2 m इसमें भी है, 1/2 ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर, ये बनेगा, स्क्वायर है इधर रूट निकालेगा। बताओ जरा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v1 अपॉन v2, बताओ 1/4 का रूट हो जाएगा 1/2,
तो जो रेशियो हो जाएगा इन वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनका जो रेशियो हो जाएगा 1:2, फर्स्ट ऑप्शन। तो सेम वही है सब चीज़ें, वही 18 में पूछा गया सवाल है। आइंस्टीन साहब का इक्वेशन ये, ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक कुछ एनर्जी ऑब्जर्व करता है, कुछ वर्क फंक्शन पेमेंट करता है, जो बचता है उसको काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में लेकर बाहर निकलता है। यह है आइंस्टीन साहब का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का एनर्जी का इक्वेशन। टेन नंबर कह रहे हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एन ऑर्बिट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होगा। तो ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, ये जैसे क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो पहले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताइए जो एनर्जी होती है पहले तो वो लिखेंगे हम। तो एक चीज़ समझना, ये मान लीजिए कोई मेटल है, उस मेटल का मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ZE क्या है, न्यूक्लियस है। और उस मेटल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मान लिया कि अगर ये V स्पीड से, V वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हो, तो मान लिया ये डिस्टेंस मान लीजिए आप न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का R मान लीजिए। जो कि रदरफोर्ड साहब ने बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, रदरफोर्ड साहब का नियम क्या था, उन्होंने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डेड कराया, तो उसमें से कई सारे सब जो है अपने पास में क्या हो गया, चले गए। एक ही ऐसे जो रे हैं जो वापस रिफ्लेक्ट हो गए। तो उन्होंने कहा कि कोई मान लीजिए अगर एटम है तो उसके अंदर जो है बहुत स्मॉल जो है वॉल्यूम में कोई मतलब पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, जिसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या किया, बम्बार्डेड कराया, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे से निकल गए। उसमें एक दो जो है ऐसे अल्फा मतलब जो अल्फा पार्टिकल थे वापस आ गए, मतलब वो एक रिपल्सन खा कर आए थे। ऐसा हम ये कहते हैं कि मान लीजिए अगर आपने अल्फा पार्टिकल क्या कर दिया, बम्बार्डेड करा दिया, ठीक है। और ये आपका कोई मान लीजिए मेटल है, क्या है, मेटल है, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, मतलब सेम ऐसे निकल गए बिना डेविएटेड। कुछ बस ऐसे हुए जो सीधे मतलब अपने पाथ पे क्या हो गए, रिट्रेस हो गए। तो उन्होंने कहा कि उस मेटल के अंदर, एटम के अंदर एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो कि सेंटर पर कंसंट्रेट, बहुत स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेट है। क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज अगर ये रिपल्सन खा कर आ जाए तो भी जो अंदर होगा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी रिपल्सन खा कर आएगा। तो रदरफोर्ड साहब का नियम था ये। तो उन्होंने कहा था कि जो है इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ समझना, अगर ये सर्कल में घूम रहा है, किस में घूम रहा है, सर्कल में, तो सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। बताओ ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। बताओ इस पर जो फोर्स लगेगा वो F लगेगा। कौन सा लगेगा, F लगेगा। तो ये जो आपको बताया गया नियम, ये किसने बताया था, सब बोहर साहब ने बताया था। किसने बताया था, बोहर साहब ने। क्योंकि रदरफोर्ड साहब का मॉडल जो फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था, क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा है तो मतलब रिवॉल्व कर, फिर उन्होंने उसके जो लॉ था उन्होंने फेल कर दिया मैक्सवेल साहब ने। क्यों फेल कर दिया, क्योंकि मैक्सवेल साहब के हिसाब के अनुसार कि अगर कोई चार्ज अगर मान लीजिए रिवॉल्व कर रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्या करता है, रेडिएट करता है, निकालता रहता है। जिससे इनफाइनाइट समय के बाद जो है उसकी जो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एनर्जी कम होगी तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन ये कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस के पास चला जाएगा। जिससे न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा। इसकी वजह से जो रदरफोर्ड साहब का मॉडल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फिर आए बोहर साहब। कौन आए, बोहर साहब। तो फिर बोहर साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। भाई इलेक्ट्रॉन कहा कि इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ऐसे कह सकते हैं कि जो बोहर साहब थे उन्होंने कुछ स्टेशनरी ऑर्बिट खोजा। कैसा ऑर्बिट खोजा, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का प्रॉपर्टी है कि जो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ से बताओ जरा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो बताओ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा वो F ही बनेगा, क्योंकि यही जो फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ लग रहा है, यही फोर्स क्या करेगा, उस चार्ज को क्या करेगा, रिवॉल्व कराएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो F की वैल्यू हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू ई डिस्टेंस r का स्क्वायर। यही जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यही बनेगा एज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC। क्या बनेगा, F इंटू सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका वैल्यू होता है mv² डिवाइड बाई r। ठीक है, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। बताओ जरा, यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। क्या लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसमें 1/2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो इसमें 1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर भी कर दीजिए। तो हो जाएगा आपका 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE का स्क्वायर डिस्टेंस r बराबर हो जाएगा आपका 1/2 mv²। 1/2 m इंटू v², ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
तो ये जगह को इतना काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, पोटेंशियल कैसे लिखते हो, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था कि अगर इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो इस पॉइंट पर लिखेंगे इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, फिर करेंगे इस चार्ज का मल्टीप्लाई, तो बनेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी। मैं लिखना चाह रहा पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर इस जेडी के वजह से। बताओ जरा, पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो पहले लिखेंगे हम पोटेंशियल इस जेडी की वजह से इस पॉइंट पर। बताओ कितना हो जाएगा पोटेंशियल, 1/4 पाई जेड ई डिस्टेंस आर, ये हो जाएगा पोटेंशियल इस जेड ही चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर। अगर एनर्जी लिखनी है तो इस चार्ज को क्या करिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा आपका एनर्जी। क्या बन जाएगा, एनर्जी। चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज लिखोगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बताओ जो पोटेंशियल एनर्जी है एक काइनेटिक एनर्जी है, अगर आपको टोटल एनर्जी देखोगे, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कैसे करेंगे, देखो बेटा। तो टोटल एनर्जी के लिए आप इसमें क्या करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जेड ई स्क्वायर डिस्टेंस आर, ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी उस चार्ज का। बताओ टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, लेकिन तो पोटेंशियल एनर्जी वो डबल टाइम्स है किसके, टोटल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, ये पॉजिटिव आ जाए। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट लिखते हैं, उस रिजल्ट को याद रखिएगा जरा, ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ से लिखते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होता है, ये सारे चीज़ लिखने के लिए बस एक रिजल्ट लिखने के लिए सारा चीज़ लिखा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी होता है के ई, वो मैग्नीट्यूड बराबर होता है टोटल एनर्जी के, ठीक है। जो टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है, देख लो जरा, काइनेटिक एनर्जी कितना था, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, तो आपका काइनेटिक एनर्जी। जो टोटल एनर्जी था 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड होगा बताओ वही काइनेटिक एनर्जी है। मैग्नीट्यूड मतलब इसको नेगेटिव हटा दीजिए आप, और ये जो बराबर होता है वो होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के आधे के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के आधे के बराबर। देख लो आपको, ये आपको 4 पाई है, तो इसके आधे बराबर है ये, ठीक है। ये रिजल्ट लिखने के लिए पूरी चीज़ें की गई थी। अब जरा बताओ, क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान होने जा रहा है। कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी दिया हुआ है, कह रहे हैं टोटल एनर्जी कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है और पोटेंशियल एनर्जी। बताओ जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, तो बताओ टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड एनर्जी किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर। मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव, तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो भैया, यहाँ से देख लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए तो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। टोटल एनर्जी था कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए कितना हो जाएगा, +3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल लिखना है तो इसमें जरा लिख दो वैल्यू, तो -3.4 बराबर लिखना है आपका पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2। बताओ यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा U इंटू ई, वो कितना हो जाएगा, माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो गया। क्यों, क्योंकि भाई टोटल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधे सीधे यहाँ बताओ इसकी वैल्यू रख दिया, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी कहेगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब लिखने के लिए, सिर्फ इस वैल्यू को लिखने के लिए मैंने सब पूरी डेरिवेशन किया था आपका। आपका जो आंसर हो जाएगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑप्शन। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है, 19 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट, करें द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल, देखो फिर रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट टू द हाइड्रोजन एटम। तो रेशियो पूछे काइनेटिक यानी टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बताया था अभी पॉजिटिव होता है, उतना ही टोटल एनर्जी, तो बस अंतर होता है कि टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है। बताओ जो उसका रेशियो हो जाएगा के ई अपॉन टोटल, वो क्या हो जाएगा 1, -1, क्योंकि जितना काइनेटिक एनर्जी होता है उसी का मैग्नीट्यूड, जितना टोटल एनर्जी होता है उसी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो उनको डिवाइड कर दोगे तो जो रेशियो हो जाएगा 1:1, माइनस आ जाएगा ये वाला। भाई पता है ना कि जो टोटल एनर्जी होता है कितना होता है, -1/8 पाई एप्सिलॉन जो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है 1/8 पाई एप्सिलॉन जेड ई स्क्वायर, बस अंतर होता है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो रेशियो हो जाएगा 1:-1। खत्म, 18 पूछा। The ratio of the wavelength of the last line of Balmer series and the last line of the Lyman series। अब देखो जरा, लाइमन सीरीज बार्मर सीरीज, तो लास्ट लाइन जो होता है वो होता है n बराबर इनफाइनाइट, n बराबर इनफाइनाइट को बोलते हैं लास्ट लाइन, ठीक है। अब यहाँ बताना चाह रहा हूँ मैं n बराबर 1, n बराबर 1 को बोलते हैं हम लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं हम, लाइमन सीरीज।
n बराबर 1 को बोलते हैं लाइमर सीरीज, और n बराबर 2 को बोलते हैं हम लोग बामर सीरीज, ठीक है। और n बराबर 3 को बोलते हैं हम लोग पास्टन सीरीज, और n बराबर 4 को बोलते हैं हम लोग ब्रैकेट सीरीज। लेकिन हमें डिस्कशन बामर और लाइमर करना, देखना लिख रहा हूँ। तो लास्ट लाइन कर रहे हैं, लास्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज। लास्ट लाइन मतलब n बराबर इनफाइनाइट से n बराबर 2 आ रहे हैं, यही होता है लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। बताओ जो वेवलेंथ होता है वो होता है 1 लेमडा r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये होता है जो वेवलेंथ रेडिएट होता है, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब जरा बताना, तो लास्ट लाइन बोला इन्होंने, तो लास्ट लाइन मतलब n बराबर इनफाइनाइट से n बराबर 2 में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन n बराबर इनफाइनाइट से कहाँ जंप कर रहा है, सीधे n बराबर 2 में जंप कर रहा है। तो बताओ जो n2 की वैल्यू होगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, n2 की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, और जो n1 की वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। इनफाइनाइट से 2 में जंप कर रहा है। तो बताना जा रहा, r होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, z होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो 1 लेमडा हो जाएगा r, और हाइड्रोजन एटम है तो हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू 0 हो जाएगा, क्यों, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नीचे रखो तो ऊपर हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 1/λ1। इसको आप λ1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इक्वेशन नंबर 1 बना लो। फिर कह रहे हैं कि लास्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज। अब लाइमर सीरीज की लास्ट लाइन n बराबर इनफाइनाइट से सीधे जंप करेगा n बराबर 1 में, ये होता है लास्ट लाइन ऑफ लाइमर सीरीज। इसके लिए आप मान लीजिए वेवलेंथ जो एमिट हुआ λ2 r इंटू जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर मतलब जेड तो आपका एटॉमिक वो है, आपका हाइड्रोजन एटम है, तो हो जाएगा 1। अरे हालांकि दिया नहीं तो आप जेड ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। इसको 1/n1 का इसका बताओ लाइमर सीरीज के लिए n बराबर n2 की वैल्यू इनफाइनाइट, ठीक है, और n1 की वैल्यू हो जाएगा 1। इनफाइनाइट से सीधे 1 में जंप करेगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/r इंटू r जेड स्क्वायर, ठीक है। हमसे पूछे हैं रेशियो, बताओ दोनों डिवाइड कर दो आप, तो बताओ जरा 1/λ1 डिवाइड बाई 1/λ2, बताओ कितना जाएगा ये, तो हो जाएगा 1/4, ठीक है, डिवाइड बाई 1। हमसे रेशियो पूछे λ1 का, बताओ जो λ1/λ2 का जो रेशियो आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4:1, कितना जाएगा 4:1, आपका जो आंसर हो जाएगा सेकंड। लाइमर सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फ्रुंड सीरीज, अब सवाल इसी पर आएंगे। अब देखो फॉर रेडियोएक्टिव मटेरियल, हाफ लाइफ कह रहे हैं कि 10 मिनट है, कह रहे हैं इनिशियली आर द 600 नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई, कह रहे टाइम टेकन द। देखो ये जो क्वेश्चन है ये रेडियोएक्टिव का सवाल है। तो रेडियोएक्टिव में क्या होता है कि एक चीज़ समझिएगा कि ये मान लीजिए कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ये क्या है, कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। ऐसे बना लो कि इस रेडियोएक्टिव क्यों बोल रहे हैं, अगर अभी बोल दे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, तो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो अपने आप में क्या करते हैं, डिके करते हैं, डिसइंटीग्रेशन करते हैं, जो कि अनस्टेबल होते हैं। जो भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होगा, जो भी रेडियोएक्टिव मेटल होगा, जो भी सब्सटेंस होगा, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने आप में जो है डिसइंटीग्रेट होते हैं, टूटते हैं, डिके करते हैं, और टूट कर एक स्टेबल न्यूक्लियस बनते हैं। ये टूट कर क्या बनते हैं, एक स्टेबल न्यूक्लियस बनते हैं। टूटते क्यों हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। जो भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, या टूट कर एक स्टेबल न्यूक्लियस बनते हैं। तो मैंने मान लिया कि t बराबर 0 पर इस रेडियोएक्टिव सैंपल में मैंने मान लिया कि n0 न्यूक्लियाई है, ठीक है, n0 न्यूक्लियाई है t बराबर 0 पर, क्योंकि अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो क्या करेगा, स्वयं को डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा, डिके करेगा। यहाँ पर बताओ t बराबर 0 पर यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन t बराबर t पर, ये t बराबर 0 की बात है, ये मैंने मान लिया कि t बराबर t पर इसमें क्योंकि अब टूटेगा तो इसमें कुछ ना कुछ न्यूक्लियस कम होंगे, तो इसमें मान लीजिए न्यूक्लियस कितने बच गए, मान लिया n, कितने बच गए n, ठीक है, कितने बन गए n, एक सेकेंड, n, ठीक है। अगर बताओ इसमें n बन गए तो इसमें कितने बने होंगे, जो स्टेबल वाला है इसमें बने होंगे आपका n0 माइनस है, n0 माइनस n। मैंने मान लिया कि इसमें मान लो आप 10 न्यूक्लियस हैं, ठीक है, इसमें 0 है, टी और टी को मान लो इसमें 8 बने, इसमें कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 10 में से 8 करा दो, इसमें बनेंगे इतने आपका न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, ठीक है। तो आप जो इक्वेशन पढ़ते हो n बराबर n0 e टू दी पावर n0 e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। जो इसमें n होता है ये बचा हुआ जो है न्यूक्लियाई होता है, मतलब ये वाला डीके वाला नहीं, बचा हुआ वाला, ये डीके वाला तो ये आपका n0 माइनस n, जो ये n होता है ये बचा हुआ वाला न्यूक्लियस होता है, और n0 इनिशियल होता है। तो उन्होंने बोला हुआ देखो क्या, फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द 450 न्यूक्लियाई, मतलब ये 450 क्या कर डिके कर गए, इनिशियल थे कितने 600 न्यूक्लियस
इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के पास थे, ठीक है। और कह रहे हैं कि किसी टाइम पर मतलब जो है 450 क्या कर डिके कर गए, मतलब यहाँ पर बना 450, ठीक है, मतलब डिसइंटीग्रेट हो गए। तो यहाँ पर कितना बचा होगा, 600 में से घटा दीजिए 450, कितना बचा होगा 150, तो 150 बचे होंगे और 450 क्या होंगे, डिके हो गए होंगे। तो जो बचा हुआ वही यहाँ पर लिखना है। बताओ बचा हुआ कितना निकल आई है, 150। यहाँ लिख लीजिए 150 बराबर एन नॉट इनिशियल कितना, अच्छा 600, तो हो जाएगा आपका 600, ठीक है, इंटू ई टू दी पावर माइनस लेमडा इंटू टी, ठीक है। हालांकि टाइम पूछ रहे हैं, अनोन दिया हुआ टी हाफ, क्या दिया हुआ टी हाफ कितना, 10 मिनट। तो आपने पढ़ा हुआ इक्वेशन जो लेमडा होता है डीके कांस्टेंट, वो होता है ln 2 डिवाइड बाई टी हाफ, ये होता है रिलेशन बिटवीन डीके कांस्टेंट एंड टी हाफ, ठीक है। बताओ जरा यहाँ से लेमडा आ जाएगा, हो जाएगा ln 2 टी हाफ कितना है, 10 मिनट है, तो यहाँ से हो जाएगा 10 मिनट। इस लेमडा का वैल्यू आप उठा कर यहाँ रख दीजिए। अच्छा बताओ जरा यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाए तो बचेगा 1/4, इसको नीचे लाएंगे तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो बचेगा, डिवाइड कर दो तो बचेगा 1/4 बराबर ई टू दी पावर माइनस लेमडा को बताओ जरा ln 2 डिवाइड बाई 10 इंटू टाइम हो जाएगा आपका टी, यही टाइम हमसे पूछे हैं। आप क्या करें, दोनों तरफ ले लीजिए लॉग, दोनों तरफ ले लीजिए लॉग, तो बताओ यहाँ से हो जाएगा लॉग, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ जरा बताना, ये हो जाएगा log 1/4, तो इसको लिख सकते हो ऐसे लिख लो 2 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। जब इसको ऊपर ले जाओगे 2 के पावर log ln लिख लीजिए, log नहीं ln, सॉरी ln लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ln है तो ln ले लो आप, तो ln हो जाएगा 1/4, ठीक है, बराबर, ठीक है। यहाँ से बताओ जरा ln ई टू दी पावर माइनस ln 2 डिवाइड बाई 10 इंटू टाइम टी, ये हो जाएगा। आज जाता ना, इसके वैल्यू लिखोगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप, लॉग की प्रॉपर्टी है, एक सेकेंड, अब देखो जरा, अब इसको आप लिख सकते हो ln 2 का पावर माइनस 2, नीचे प्लस 2 होगा, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका ln, ठीक है। अब देखो जरा, ये ln है, ये e है, और दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो वैल्यू पूरी कट कर सिर्फ ये वैल्यू बचती है, ये क्यों, क्योंकि ln इसके अपोजिट होता है, तो पूरी वैल्यू कट जाएगी, तो सिर्फ बनेगा आपका कितना, सिर्फ बनेगा आपका बराबर माइनस ln 2, ठीक है, डिवाइड बाई 10 इंटू टाइम टी। अब जब बताना ये -2 है, ln में अगर पावर होता है तो पावर पहले आता है, मतलब -2 पहले आएगा, तो -2 इंटू हो जाएगा ln 2 बराबर हो जाएगा माइनस ln 2 डिवाइड बाई 10 इंटू टाइम टी। बताओ जरा, ln 2 से ln 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो टाइम आ गया, तो 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा आपका 20 मिनट, जो आपका टाइम आ गया वो कितना आ गया 20 मिनट। मतलब ये है कि 150 होने में जो टाइम लगा होगा वो कितना लगा होगा 20 मिनट। 600 से 150 निकलाई होने में कितना टाइम लगा होगा 20 मिनट। रेडियो एक्टिविटी का सवाल है। 14 कह रहे हैं द रेट ऑफ द रेडियोएक्टिव इंटीग्रेशन करें एट द स्टेंट फॉर द रेडियोएक्टिव को इतना दिया हुआ है, हमसे करें कि नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम इन द सैंपल। फिर वही कहेंगे कि जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस बचते हैं n बराबर, उसको लिखते हो n बराबर n0 e टू दी पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। ये बचे हुए न्यूक्लियाई होते हैं। आप इसको जो है डिफरेंशिएट कर दो जरा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बताओ जैसा, तो हो जाएगा आपका माइनस dn बाई डी टी माइनस बराबर हो जाएगा n0 माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा टी, ठीक है। डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि हमको जो दिया गया है कह रहे हैं कि डिसइंटीग्रेशन एट द स्टेंट 10 टू द पावर 10 सेकेंड इनवर्स। मतलब यह है कि आपको जो चीज दिया गया है वो माइनस dn बाई डी टी की वैल्यू दी गई है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड कितना देगा 10 टू द पावर 10, ये आपको दिया गया है। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पता है जो न्यूक्लियाई शुरू में ज़्यादा होते हैं, जैसे टाइम बढ़ता है वो न्यूक्लियाई कम होते जाते हैं, और जो पार्ट डिक्रीजिंग होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लगाया गया है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ n0 कांस्टेंट होता है, बाहर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन वही होता है, फिर इसका करोगे आप माइनस लेमडा टी का, तो माइनस लेमडा टी बाहर आ जाएगा, ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये बोलो दिया उन्होंने, कितना दिया बताओ जरा 10 टू द पावर 10, यहाँ रख लीजिए जरा, तो 10 टू द पावर 10, ठीक है, बराबर n0 ठीक है, इंटू हो जाएगा लेमडा ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। अच्छा ये वाला इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए। हमसे पूछे क्या, हमसे पूछे यही n,
कि किसी उस टाइम पर जो है कितने न्यूक्लियस बचे। इन दोनों इक्वेशन को आपस में कर दो डिवाइड, 1 से 2 में कर दो डिवाइड, तो n डिवाइड बाई बताओ कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10। अब जरा बताइएगा n नॉट कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 डिवाइड बाई सिर्फ ये वैल्यू बचेगी कितना लैम्डा वाला। तो इसको सीधे से ले सकते हो 1 बाई लैम्डा, क्या ले सकते हो 1 बाई लैम्डा। हमसे n पूछे हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो जो n की वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 10 टू द पावर 10 लैम्डा। लैम्डा क्या होता है डीके कांस्टेंट, लेकिन डीके कांस्टेंट नहीं दिया है, दिया हमें क्या टी हाफ। तो आपको पता है जो लैम्डा होता है वो ln2 डिवाइड बाई टी हाफ, क्या होता है डिवाइड बाई टी हाफ। आप चाहें टी हाफ को दिया है कितना 2.2 10 टू द पावर 9, इस लैम्डा जगह लिख सकते हैं आप ln2 ठीक है ln2 डिवाइड बाई टी हाफ 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9, 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9, ये पूरी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। यहाँ से सॉल्व करोगे जरा, तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगा सॉल्व कर लीजिएगा 3.17 10 टू द पावर 19, ठीक है सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा, ln2 की वैल्यू पता ही है, सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 3.17 10 टू द पावर माइनस 19। इतने जो है न्यूक्लियस बचे होंगे। ठीक, रेडियोएक्टिव का सवाल था, ये भी देखो अच्छा सवाल है। तो रेडियोएक्टिविटी से भी एक सवाल आएगा 15 नंबर। करें द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक मेटल इज म्यू नॉट। करें इफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी 4 म्यू नॉट करें द इंसिडेंट ऑन दिस मेटल देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब जरा बताओ, फिर वही आइंस्टीन साहब का इक्वेशन लगाओगे फोटो इलेक्ट्रिक वाला कि ये कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, आपने जो है एनर्जी यहाँ से दिया, कितना एनर्जी दिया 4 म्यू नॉट, तो ये 4h म्यू नॉट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, कुछ एनर्जी को पेमेंट करेगा, जो बचेगा उसको लेकर बाहर निकलेगा। देखिए इक्वेशन लिखोगे, बताओ जरा h इंटू 4 म्यू नॉट, इतना एनर्जी उसने क्या किया इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व किया, कितना पेमेंट किया होगा h इंटू थ्रेशोल्ड के बराबर, थ्रेशोल्ड कितना दिया म्यू नॉट दिया हुआ है, फिर जाएगा म्यू नॉट, जो एनर्जी बचेगा वो हो जाएगा आपका के मैक्स, लेकर ये बाहर निकलेगा। मैक्सिमम क्या लिख रहा हूँ क्योंकि सरफेस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है सरफेस इलेक्ट्रॉन की। यहाँ से बताओ जो के मैक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, के मैक्स आ जाएगा कितना 3h न्यू, 3h न्यू नॉट। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा 3h न्यू नॉट। 2022 में पूछा गया है, फोटो इलेक्ट्रिक का सवाल है। सिक्सटी नंबर, करें द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। कह रहे हैं 0.5 ग्राम सब्सटेंस से कितनी एनर्जी इक्विवेलेंट होगी। तो आपने पढ़ा होगा एक आइंस्टीन साहब का मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम। आइंस्टीन साहब का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम था वो ये बताता है कि अगर मान लीजिए ये कोई मान लीजिए एटम है, ठीक है, एटम के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है न्यूक्लियस होता है। अच्छा न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, न्यूक्लियस एक घर की तरह है। न्यूक्लियस के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो कौन कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, दो लोग रहते हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन जो है बाहर रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो जब इस एटम का इस न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ तो बताओ जरा इस न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले लोग कौन कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस का सम अगर मिलाए किया जाए तो न्यूक्लियस के मास के बराबर होना चाहिए। भाई ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मासेज का जो सम होगा वो न्यूक्लियस के मास के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रहने वाले लोग हैं कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जब इस न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ तो ये देखा गया कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जब हम सम किए मासेस का, तो न्यूक्लियस के मासेस में कुछ कमी पाई गई। क्या पाई गई, कुछ मतलब ये है कि जब प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को जो आपने ऐड किया गया, तो जो आपका मास बना इस न्यूक्लियस का, उस न्यूक्लियस मतलब जेड का, वो कुछ मास में कमी पाई गई। हालांकि इसके अंदर रहने वाले लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, तो इनका मासेस का सम न्यूक्लियस के मास के बराबर होना चाहिए, लेकिन कुछ मास में कमी पाई गई। तो जो मास में कमी पाई गई वो देखा उन्होंने कि कुछ एनर्जी जो है यहाँ पर रिलीज होती है। जब इस मेटल का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, तो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो उन्होंने आइंस्टीन साहब ने कहा कि जो एनर्जी मास में कमी आई है, भाई जो मास में जो कमी आई है न्यूक्लियस को बनाते समय, वही क्या हुआ है, एनर्जी को फॉर्म में क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। तब उन्होंने कहा कि जो है मास भी एनर्जी का एक रूप है, एक इक्विवेलेंस है, बराबर नहीं है, इक्विवेलेंस है। मास जो है एनर्जी का क्या है, एक रूप है, इक्विवेलेंस है, बराबर नहीं है। तब उन्होंने कहा, तब उन्होंने थ्योरम दिया कि अगर मान लीजिए ये कोई मास m पार्टिकल है, ठीक है, ये कोई मास है, इसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी रिलीज होगी बनाते समय या जो भी,
तो वो जो वैल्यू होगा आपका ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर मतलब ये है कि अगर ये कोई मास है, इस मास के इक्विवेलेंट अगर हम एनर्जी लिखें, मतलब जो रिलीज होगा जो लिखें तो हो जाएगा ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम। फिर हम बताओ जो मास दिया हुआ है कितना दिया हुआ 0.5 ग्राम। ठीक है, तो 0.5 ग्राम का मास है, यहाँ रख लीजिए 0.5 ग्राम। ठीक है, जो इसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम, ई बराबर एम सी स्क्वायर। एम की वैल्यू 0.5 ग्राम, तो 0.5 इंटू 10 टू दी पावर ग्राम में है तो -3। सी स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा 3 × 10⁻9, स्क्वायर करोगे 8, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो ई की वैल्यू आ जाएगा 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 13। ठीक है, जूल। इतना एनर्जी रिलीज होगा, इतना एनर्जी जो है इक्विवेलेंट होगा इस मास के एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज होगा इस मास के बराबर वो कितना होगा 4.5 इंटू 10 टू दी पावर 13 जूल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो आइंस्टीन साहब के हिसाब से मास भी क्या है, एनर्जी का एक रूप है, एक फॉर्म है, समतुल्य इक्विवेलेंस से बराबर नहीं है, इक्विवेलेंस है ये। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज लेमडा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज क्या होगा, तो बताओ जरा। हम मान ले रहे हैं कि ये n बराबर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट ऑर्बिट। ठीक है, और ये मान लीजिए आप n बराबर 1, इसे हम n बराबर 1 को बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। n बराबर 2 को बोलते हैं हम लोग बामर सीरीज। ठीक है, और n बराबर 3 को बोलते हैं हम लोग पास्टन सीरीज। ठीक है, और n बराबर 4 को बोलेंगे हम लोग ब्रैकेट सीरीज। क्या बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, तो कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन तब भी एमिट करेगा जब वो n बराबर इनफाइनाइट से सीधे जंप करे n बराबर 2 में, जब ये जो है गैप सबसे ज़्यादा हो। जब ये गैप सबसे ज़्यादा होगा तब तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा वेवलेंथ, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमिट करेगा जब वो n बराबर इनफाइनाइट से सीधे फर्स्ट मेंबर जो है, इस फर्स्ट मेंबर से जंप करे, मतलब n बराबर 2 में जंप करे। तो जो इलेक्ट्रॉन जो वेवलेंथ एमिट करेगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो मैंने मान लिया कि जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है मान लिया वो लेमडा, इन्होंने बोला हुआ है कि लेमडा है। लेमडा वैल्यू होता कितना है, r इंटू जेड स्क्वायर। r होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, जेड होता है एटॉमिक नंबर उस मेटल का, 1/n1 का स्क्वायर। बताओ n1 कितना है, 2 मार रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो n2 था वो आपका इनफाइनाइट है, तो यहाँ इनफाइनाइट रख दोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1/λ का वैल्यू कितना जाएगा बताओ जरा। हाइड्रोजन बोला ना, हाइड्रोजन के लिए जेड हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा आपका r/4। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बना लो। फिर कह रहे हैं कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के लिए बताओ जरा, ब्रैकेट सीरीज कौन सा ये है, तो ब्रैकेट सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन सीधे n बराबर इनफाइनाइट से कहाँ जंप कर जाएगा, n बराबर 4 में, मतलब ये गैप सबसे मैक्सिमम हो। जब गैप सबसे मैक्सिमम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन जो वेवलेंथ इमिट करेगा उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। तो वही वेवलेंथ उन्होंने पूछा हुआ है, तो मैंने मान लिया वो वेवलेंथ लेमडा नॉट है। कितना है लेमडा नॉट, क्या हो जाएगा लेमडा नॉट बताओ जरा, 1/λ0 r जेड स्क्वायर। तो r तो रेडबर्ग कांस्टेंट वही रहेगा, जेड हाइड्रोजन, तो हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर। बताओ अब n1 कितना हो जाएगा, n बराबर 4, तो 4 का स्क्वायर 1/16, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/ इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू नीचे इनफाइनाइट है तो पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से 1/ जो लेमडा नॉट का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका r/16। कितना हो जाएगा r/16। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो। हमसे लेमडा नॉट पूछे हैं तो आप इक्वेशन 1 को 2 को कर दो आप डिवाइड करने पर बताओ जरा कितना जाएगा, तो 1/λ। ठीक है, 1/λ0 बराबर कितना हो जाएगा r/4 डिवाइड बाई r/16। ये पूरी वैल्यू बताओ जरा, कट जाएगी r, इस 16 ऊपर चला जाएगा, लेमडा नॉट ऊपर चला जाएगा, तो लेमडा नॉट डिवाइड बाई लेमडा पूरी वैल्यू हो जाएगी कितनी 4 डिवाइड बाई 1, तो जो लेमडा नॉट आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 इंटू लेमडा। तो जो लेमडा नॉट आ जाएगा 4 इंटू लेमडा, मतलब ये है कि जब वो इलेक्ट्रॉन n बराबर इनफाइनाइट से जब वो बामर में जंप किया तो जो उसने वेवलेंथ इमिट की लेमडा, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन अगर ब्रैकेट में जो है सीधे जंप करेगा तो कितना करेगा 4 टाइम्स, बामर के 4 टाइम्स मतलब 4 लेमडा इमिट करेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 4 लेमडा। फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। 2023 से पूछा गया सवाल है ये। आखिरी सवाल
18 नंबर। कह द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 5.3 × 10⁻11। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द थर्ड अलाउड ऑर्बिट। तो जो रेडियस होता है इनर ऑर्बिट का वो होता है आर, मैंने एन के लिए लिख रहा हूँ, nth ऑर्बिट के लिए वो होता है आपका 0.53 n स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। ये आता है पूरा वैल्यू आपका एंगस्ट्रॉम में, किसमें आता है इसको याद रख लीजिएगा। nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है इनर मोस्ट ऑर्बिट का 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट, एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलिए या इसको बोलिए एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और जो जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर उस मेटेरियल का। बताओ जरा, कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए जेड 1 हो जाएगा। और थर्ड की बात कर रहे हैं तो R3, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0.53 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 1, ये आएगा वैल्यू एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो R3 की वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाता है 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो जो इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा थर्ड का हो जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। तो आपका जो आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल था, ये भी 2023 में पूछा कि लास्ट ईयर सवाल है ये, तो फार्मूला याद होना चाहिए। चलिए आज की बात यहीं तक, बाकी बातें कल